जय हिंद दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम लोग 6 फरवरी 2024 का करंट अफेयर पढ़ेंगे। ये 7वां एपिसोड है। वीडियो अंत तक आपको देखना है। प्रतिदिन आपको करंट अफेयर का एक एपिसोड मिलेगा जाकिर सर लाइव चैनल पे। दोस्तों शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, ग्रैमी अवार्ड 2024 में ग्लोबल म्यूजिक एल्बम पुरस्कार से सम्मानित फ्यूजन बैंड शक्ति का संबंध किससे है? ऑप्शन है शंकर महादेवन, जाकिर हुसैन, AR रहमान या फिर ए और बी, मतलब शंकर महादेवन और जाकिर हुसैन दोनों। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है शंकर महादेवन भी है और जाकिर हुसैन दोनों हैं, अतः प्रश्न का राइट आंसर डी हो जाएगा। समझते हैं दोस्तों इस क्वेश्चन की डिटेल में। फ्यूजन बैंड क्या है? ये शक्ति। देखिए दोस्तों, ये फ्यूजन बैंड शक्ति एक नाम है। अभी हाल फिलहाल में ये ग्रैमी अवार्ड 2024 प्रदान किया गया है अमेरिका के लॉस एंजल्स शहर में। लॉस एंजल्स एक अमेरिका का शहर है और यहीं पर इसका ग्रैमी अवार्ड का आयोजन हुआ है। ग्रैमी अवार्ड प्रदान किया गया है। कितने जो है भारतीयों को प्रदान किया गया है दोस्तों? ये तो जाकिर हुसैन को 3 अवार्ड दिया गया है। जाकिर हुसैन तबला वादक जो है, इनको 3 अवार्ड दिया गया है और 2 अवार्ड किसको दिया गया है? तो ये 2 अवार्ड राकेश चौरसिया को दिया गया, बांसुरी वादक राकेश चौरसिया को। तो 3 2 5 अवार्ड और 1 अवार्ड जो दिया गया है इसमें दोस्तों, ये फ्यूजन बैंड शक्ति को दिया गया है। इस प्रकार से 6 अवार्ड दिया गया है। फिर से मैं दोहरा रहा हूं दोस्तों, 3 अवार्ड जाकिर हुसैन को दिया गया है और 2 अवार्ड राकेश चौरसिया को दिया गया है, बांसुरी वादक। 3 2 5 1 अवार्ड शक्ति बैंड को दिया गया है। और ये शक्ति बैंड में कौन कौन से सम्मिलित है? तो ये शंकर महादेवन है, एक जाकिर हुसैन भी सम्मिलित है। अगर तीसरा नाम यहाँ पर होता गणेश राजगोपालन का, तो ये भी आ जाते यहाँ पर। और चौथा नाम है सेल्वा गणेश। ये चारों ये शक्ति बैंड से संबंधित है दोस्तों, और इन्हीं को ये अवार्ड दिया गया है। अतः प्रश्न का हमारा राइट आंसर ए बी दोनों हो जाएगा। प्रश्न आ सकता है कि शक्ति बैंड में जो ये फ्यूजन बैंड शक्ति में से कौन कौन सम्मिलित है इस श्रेणी में? तो ये शंकर महादेवन है, जाकिर हुसैन है, गणेश राजगोपालन है वायलिन जो बजाते हैं, और सेल्वा गणेश है। चारों है व्यक्ति, याद रखना है आपको। एक प्रश्न आपको और ध्यान रखना है यहाँ पर दोस्तों, अगर पूछ लेगा क्वेश्चन कि अभी हाल ही में बेस्ट एल्बम का अवार्ड किसको मिला है? बेस्ट एल्बम का अवार्ड किसको मिला है? तो ये टेलर स्विफ्ट को मिला है। टेलर स्विफ्ट को मिला है बेस्ट एल्बम का अवार्ड। और ये वही टेलर स्विफ्ट है जिनको टाइम पर्सन ऑफ द ईयर का अवार्ड भी मिला है। ये टेलर स्विफ्ट वही है जिनको टाइम पर्सन ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला गया है। और ये बेस्ट एल्बम का अवार्ड किस एल्बम के लिए इनको मिला है दोस्तों? मिडनाइट एल्बम के लिए इनको मिला है। याद रखना है आपको, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न होने वाला है दोस्तों, बहुत ज़्यादा प्रश्न इंपॉर्टेंट होने वाला है। संगीत से प्रश्न जब है दोस्तों, और संगीत से रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन अगर आता है, आपसे पूछता है कि क्वीन ऑफ भरतनाट्यम की रानी कौन है? भरतनाट्यम जो है ये क्लासिकल डांस है, तमिलनाडु का है। अगर इसकी रानी का क्वेश्चन आता है कौन है, तो ये टी बाला सरस्वती है। टी बाला सरस्वती क्या है? तो भरतनाट्यम की क्वीन कहा जाता है इनको। और भरतनाट्यम शुरू करने वाली कौन है? तो रुक्मिणी देवी है। भरतनाट्यम की क्वीन कौन है? तो भरतनाट्यम की क्वीन हो जाएगी क्वीन रानी टी बाला सरस्वती, और शुरू करने वाली रुक्मिणी देवी। दोनों अलग अलग प्रश्न, इसको आपको ध्यान रखना है। संगीत का जो प्रश्न अगर आ जाता है दोस्तों कि ऑस्कर अवार्ड अभी 2023 में किस फिल्म को दिया गया है, 2023 में किस म्यूजिक को, किस गाने को दिया गया है? तो ये नाटू नाटू सॉन्ग को दिया गया, बहुत फेमस गाना है। नाटू नाटू सॉन्ग को दिया गया है और ये RRR फिल्म जो है इसी का ये सॉन्ग है। और इसी के फिल्म के संगीतकार कौन है? M किरवानी है। इस म्यूजिक के नाटू नाटू सॉन्ग के
एम किरवानी है, इस बात को आपको ध्यान रखना है। ग्रैमी अवार्ड दोस्तों आपको ध्यान रखना है संगीत से है। इसी प्रकार का रिलेटेड एक और अवार्ड है एमी अवार्ड। एमी अवार्ड है, आपको ध्यान रखना है कि एमी अवार्ड टेलीविज़न के क्षेत्र में दिया जाता है। टेलीविज़न के क्षेत्र में ये एमी अवार्ड दिया जाता है। और टेलीविज़न के खोजकर्ता कौन है? तो जे.एल. बेयर्ड। जे.एल. बेयर्ड हैं, जे.एल. बेयर्ड ये टेलीविज़न के खोज करता है। आपको ध्यान रखना है दोस्तों, अगर पूछ देगा क्वेश्चन ग्रैमी अवार्ड से कि पहला ग्रैमी अवार्ड किस भारतीय को मिला है, पहला ग्रैमी अवार्ड तो ये रविशंकर को मिला है। रविशंकर सितार वादक को मिला है पहला ग्रैमी अवार्ड। और अभी तक इनको 5 ग्रैमी अवार्ड मिला है। और 1999 में इनको भारत रत्न भी मिला है। 1999 में भारत रत्न किसको? तो यही पंडित रविशंकर को। इस बात का आपको ध्यान रखना है। 2023 का ग्रैमी अवार्ड किसको मिला है? 2023 का ग्रैमी अवार्ड, ये तो 24 का भी हमने बताया दोस्तों। अभी जो मैंने क्वेश्चन आप लोग को बताया जाकिर हुसैन, उसके बाद जो है शंकर महादेवन, ये सब 24 वाले हैं। 23 का अगर आएगा तो रिकी केज। 23 का किसको मिला है? तो रिकी केज को मिला है। किस लिए मिला, किस एल्बम के लिए? तो डिवाइन टाइड्स ये एल्बम है। और किसका है ये? रिकी केज का। इसीलिए 2023 का इनको ग्रैमी अवार्ड मिला है, याद रखना है आपको। चलते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। बहुत ज़्यादा प्रश्न इंपॉर्टेंट वाला है दोस्तों। दूसरा प्रश्न है, प्रश्न नंबर दूसरा है, ब्रांड गार्जियनशिप इंडेक्स 2024 के अनुसार किस भारतीय को वैश्विक स्तर पर दूसरा स्थान मिला है? मुकेश अंबानी है, एन चंद्रशेखरन है, अनीश शाह है, या फिर सलील पारेख है। आपको ध्यान रखना है, ये मुकेश अंबानी को दूसरा स्थान पूछा है दोस्तों। ब्रांड गार्जियनशिप इंडेक्स 2024 में दूसरा स्थान मुकेश अंबानी को मिला है। और ये चंद्रशेखरन को 5वां स्थान मिला है। अब आप पूछिएगा कि पहला स्थान किसको मिला है? तो यहाँ पर पहला स्थान जो है हुआतेंग शाह को मिला है। हुआतेंग शाह ये कहाँ के हैं? तो ये चाइना के टनसेट कंपनी के मालिक हैं। टनसेट, तो हुआतेंग शाह जो है टनसेट कंपनी के मालिक है, चाइना के हैं। इनको पहला अवार्ड मिला है। और दूसरा अवार्ड जो है यहाँ पर, ये दूसरा अवार्ड जो है मुकेश अंबानी को मिला है। मुकेश अंबानी रिलायंस के मालिक हैं। और तीसरा चौथा नहीं दोस्तों, 5वां अवार्ड एन चंद्रशेखरन को मिला है। ये टाटा के मालिक हैं, टाटा के सीईओ हैं हम कह सकते हैं। तो इस प्रकार से ये अवार्ड मिला है। किस लिए ये ब्रांड गार्जियनशिप इंडेक्स 2024 किस लिए दिया जाता है? ये जो दोस्तों सामाजिक सेवा जो कंपनियां ज़्यादा कर रही है, जैसे कि उनके कर्मचारी हो गए या फिर जो शेयर निवेशक हैं, इस कंपनी के शेयर निवेशक हैं, उनके लिए, या फिर जनरल समाज के लिए, देश के लिए जो भी काम ये करते हैं, इसी आधार पर इनको ये अवार्ड दिया जाता है। ध्यान रखना है आपको। कुछ हम इंडेक्स, तो प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, दूसरा स्थान पूछा था मुकेश अंबानी दोस्तों। कुछ हम यहाँ पर इंडेक्स देख लेते हैं, भारत का स्थान क्या है इंडेक्स में। कुछ इंपॉर्टेंट इंडेक्स, जैसे ग्लोबल हंगर इंडेक्स में कहेंगे भारत का स्थान कितना है? 111 है। शेयर मार्केट में भारत का स्थान चौथा हो गया है, याद रखना है। शेयर मार्केट में भारत का चौथा स्थान हो गया, हांगकांग को पछाड़कर भारत चौथे स्थान पर हुआ है। तो 5वें स्थान पर कौन हो गया है? अब हांगकांग हो गया है। पहले पर यूएसए है ऑलरेडी, चीन दूसरे पे है, तीसरे पर जापान, चौथे पर इंडिया आ चुका है। याद रखना है आपको इस बात का। यहाँ पर एक और आपको इंडेक्स याद रखना है दोस्तों, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स बहुत फेमस है। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स, इसमें भारत का स्थान 80 है, 80वां क्रम है। और ग्लोबल नवाचार इंडेक्स में भारत का स्थान 40वां है। ग्लोबल नवाचार इंडेक्स में भारत का स्थान
40वां है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। ग्लोबल जेंडर इंडेक्स में कौन सा है दोस्तों? ग्लोबल जेंडर इंडेक्स में भारत का स्थान कौन सा है? तो ये 127 है, याद रखना है 127 है। हमारा प्रश्न यही था दोस्तों कि ब्रांड गार्जियनशिप इंडेक्स 2024 के अनुसार किस भारतीय को वैश्विक स्तर पर दूसरा स्थान? तो मुकेश अंबानी। चलते हैं प्रश्न 3 की ओर। प्रश्न 3 है हमारा, हाल ही में अंतरिक्ष में सर्वाधिक समय 878 दिन 12 घंटे बिताने का नया विश्व रिकॉर्ड किस अंतरिक्ष यात्री ने बनाया है? ये प्रश्न है, किस यात्री ने बनाया है? ये गेनेडी पदाल्का है, ओलेग कोनो है, या फिर पैगी विड्स है? चौथा ऑप्शन यहाँ पर इनमें से कोई नहीं दोस्तों, इनमें से कोई नहीं, याद रखिएगा। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा दोस्तों ओलेग कोनो। ओलेग कोनो ने 878 दिन 12 घंटा अभी प्लस अभी अंतरिक्ष में ही है ये दोस्तों। तो ये रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं, किसका तोड़ रहे हैं? इससे पहले 878 दिन 11 घंटा का रिकॉर्ड है, तो ये रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। इनका 12 घंटा हो चुका है, इसीलिए ये चर्चा में आ चुके हैं। ये ओलेग कोनो हैं, किस देश के हैं? तो ये ओलेग कोनो रूस के हैं, रूस के हैं। और रूस की जो अंतरिक्ष एजेंसी है उसका नाम क्या है? रोसकोस्मोस। रोसकोस्मोस है, और यही रोसकोस्मोस ने इनको अंतरिक्ष में भेजा है, इस बात का ध्यान रखना है। रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं, अभी अंतरिक्ष में भी हैं, अंतरिक्ष में ही है, तो और ज़्यादा इनके दिन बढ़ सकते हैं, 1000 के करीब दिन भी हो सकता है, 1 साल भी हो सकता है, क्योंकि अभी तक ये व्यक्ति अंतरिक्ष में है, ओलेग कोनो। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर प्रश्न आ जाता है दोस्तों अंतरिक्ष से कि चांद पर जाने वाली पहली महिला एस्ट्रोनॉट कौन बनने वाली है, तो क्रिस्टीना कोच बनने वाली है। क्रिस्टीना कोच ये महिला है, पुरुष तो पहले ही 1969 में ही जा चुके हैं। महिला अगर जाएगी तो ये क्रिस्टीना कोच जाएगी। नासा का मिशन है, नासा ही इनको भेजेगा चांद पर। अगर क्वेश्चन आपसे ये पूछ ले क्वेश्चन कि मार्स रोवर मिशन की कमान संभालने वाली पहली भारतीय महिला कौन है, तो ये है अक्षरा कृष्णामूर्ति। अक्षरा कृष्णामूर्ति है। ये मार्स रोवर मिशन, मंगल वाला मिशन जो है, अक्षरा कृष्णमूर्ति है। आर्टेमिस मिशन के तहत ये जाएगी, आर्टेमिस मिशन, याद रखना, नासा भेजेगा दोस्तों। अभी देखिए दोस्तों, ये अंतरिक्ष का जो क्वेश्चन आया है, तो हम एक और क्वेश्चन पर डिस्कस करेंगे कि राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस कब मनाया जाता है। आपको ध्यान रखना है कि अभी हमारा जो चंद्रयान 3 जो है, ये सफलतापूर्वक चांद के साउथ पोल पर गया है, और ये 23 अगस्त 2023 को गया था। 23 अगस्त को ये गया था दोस्तों। 23 अगस्त 2023 को गया था। अतः 23 अगस्त 2023 को ही हम क्या मना रहे हैं? अब आगे से राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मना रहे हैं, याद रखना। राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस 14 जुलाई 2023 को शुरू हुआ था जाना, और 23 अगस्त 2023 को पहुंच गया था। इम्पोर्टेंट एक क्वेश्चन और मैं आपको बता देना चाहता हूं भूगोल से रिलेटेड। अगर क्वेश्चन आएगा कि एशिया और यूरोप, ये 2 महाद्वीप है, इन 2 महाद्वीप को अलग करने वाली कौन सी नदी है, तो ये वोल्गा नदी है। वोल्गा नदी है, और ये जो है वोल्गा नदी, ये यूरोप की सबसे लंबी नदी, याद रखना। पर्वत कहेगा एशिया यूरोप को अलग करने वाला, तो कौन सा है दोस्तों? पर्वत कौन सा है? यूराल पर्वत। आपको याद रखना है, यूराल पर्वत याद रखना है दोस्तों। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न होने वाला है। चलते हैं प्रश्न नंबर, हमारा क्वेश्चन था दोस्तों, इस हिसाब से हमारा प्रश्न ओलेग कोनो हो जाएगा, रूस के हैं, इन्होंने रिकॉर्ड तोड़ दिया है। प्रश्न 4 है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत ऊर्जा सप्ताह का उद्घाटन कहाँ करेंगे? ये मोदी जी करेंगे दोस्तों, मोदी जी करेंगे, प्रधानमंत्री हैं, तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न बन जाता है। गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा या फिर उत्तर प्रदेश? ये गोवा में करेंगे दोस्तों, याद रखना।
गोवा में करेंगे। आपको ध्यान रखना है कि ये ऊर्जा सप्ताह एक्चुअली होता क्या है, ऊर्जा सप्ताह कब आयोजन किया जाएगा। आपको ध्यान रखना है दोस्तों कि इसकी शुरुआत बहुत पहले नहीं हुई है, ये 2023 में ही हुई है शुरुआत। पहला जो ये भारत ऊर्जा सप्ताह का जो हुआ था ये 2023 में पहला हुआ था, और अब ये दूसरा गोवा में हो रहा है। पहला कहाँ पर हुआ था, तो बेंगलुरु में हुआ था, याद रखना है बेंगलुरु में हुआ था। अब इसका आयोजन 6 से 9 फरवरी 6 से 9 फरवरी के बीच 2024 में इसका आयोजन गोवा में होगा। गोवा में होगा, याद रखना है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी करेंगे। देखिए दोस्तों, ये वैश्विक स्तर पर है, ये वैश्विक स्तर पर है। इसमें 6 देश हिस्सा ले रहे हैं, 6 देश हिस्सा ले रहे हैं इस गोवा में जो है मंडप में आएंगे 6 देश। एक तो यूएसए आएंगे, दूसरा जो है यहाँ पर यूके आएंगे, तीसरा रूस आएंगे, रसिया आएंगे, चौथा जो है यहाँ पर कौन आएंगे, तो कनाडा आएंगे, कनाडा आएंगे, और पांचवें कौन से देश आएंगे, पांचवें नीदरलैंड आएंगे, नीदरलैंड आएंगे, और छठे जर्मनी आएंगे। 6 देश आएंगे यहाँ पर दोस्तों, 6 देश। फिर दोहरा रहा हूँ, एक यूएसए वाले आएंगे, यूके आएंगे, रसिया आएंगे, कनाडा आएंगे, नीदरलैंड आएंगे, और एक जर्मनी आएंगे। ये 6 देश का मंडप होगा। मंडप मीटिंग कहेंगे यहाँ पर। किससे रिलेटेड मीटिंग होगा, भारत ऊर्जा सप्ताह, इसी से ऊर्जा से संबंधित यहाँ पर सारी बातें होगी। आपको इस बात का भी ध्यान रखना है कि रामसर परिसर, रामसर स्थल भारत में अभी 80 हो चुके हैं, 75 नहीं आपको लिखना है, 80 हो चुके हैं। 3 कर्नाटक में बढ़े हैं और 2 तमिलनाडु में बढ़ चुके हैं, 80 हो चुके हैं। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है दोस्तों, याद रखना है आपको। चलते हैं प्रश्न नंबर 5 की ओर। प्रश्न 5 है, हाल ही में कामाख्या कॉरिडोर परियोजना की आधारशिला कहाँ रखी गई है। कामाख्या मंदिर का जब क्वेश्चन आता है तो आपको बिना सोचे समझे ही आपको मार देना असम। मणिपुर गलत हो जाएगा यहाँ पर, त्रिपुरा गलत, उड़ीसा गलत, असम सही हो जाएगा। कामाख्या कॉरिडोर परियोजना है दोस्तों, बहुत ज़्यादा ये इम्पोर्टेंट है। कामाख्या मंदिर का जो है ऐतिहासिक महत्व बहुत ज़्यादा है दोस्तों, आपको ध्यान रखना है। जो शिव जी की जो पत्नी थी, पहली पत्नी जी शिव जी की थी, इनका नाम था दोस्तों माता सती। माता सती जब सती हुई दोस्तों, तो ऐसा कहा जाता है कि इन्हीं पर जो है ये कामाख्या जो मंदिर है दोस्तों, ये इन्हीं पर जो है बना हुआ है, शक्तिपीठ है, शक्तिपीठ है ये कामाख्या मंदिर, यानी कि यहाँ पर पूजा होती है। आपको इस ध्यान में रखना है। तो कामाख्या का ऐतिहासिक महत्व बहुत ज़्यादा है, कामाख्या मंदिर का ऐतिहासिक महत्व बहुत ज़्यादा है। यहाँ पर अम्बुबाची मेला भी आयोजित होता है, अम्बुबाची का मेला यहीं पर आयोजित होता है। ये चर्चा में क्यों आया कामाख्या कॉरिडोर परियोजना, आपको इस बात का ध्यान रखना है कि अभी हाल फिलहाल में पीएम डिवाइन योजना किसने शुरू किया है, तो प्रधानमंत्री जी ने किया है। किसके लिए, नॉर्थ ईस्ट के विकास के लिए। तो ये विकास का परियोजना है, कहीं ना कहीं ये कॉरिडोर बनाया जा रहा है असम में। तो ये जो है टूरिस्ट को बढ़ावा देने के लिए, टूरिस्ट को बढ़ावा देने के लिए, और यहाँ पर जो है इस परियोजना का आधारशिला रखी गई है असम में। असम हो गया इस प्रश्न का राइट आंसर दोस्तों। और गुवाहाटी में यूनिटी मॉल भी स्थापित होगा, इसी में घोषणा हुआ है, यूनिटी मॉल भी स्थापित होगा, गुवाहाटी में होगा। और देश का पहला यूनिटी मॉल कहेंगे तो उज्जैन हो जाएगा, आपको याद रखना है, उज्जैन, पहला उज्जैन यूनिटी मॉल। दूसरा अगर स्थापित हो जाता है ये गुवाहाटी में तो दूसरा गुवाहाटी वाला हो जाएगा, इस बात का आपको ध्यान रखना है, दूसरा गुवाहाटी वाला ही हो जाएगा, इस बात को आपको ध्यान रखना है। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रश्न है, असम बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है दोस्तों, यहाँ से बार बार क्वेश्चन आता है, आपको ध्यान रखना है। गुवाहाटी इसकी राजधानी नहीं है असम की, दिसपुर है, याद रखना है, दिसपुर है। हाईकोर्ट गुवाहाटी में है लेकिन दिसपुर इसकी राजधानी है। सीएम जो है यहाँ के
हेमंत बिश्व शर्मा बीजेपी के हैं और गवर्नर गुलाब चंद कटारिया है, राजस्थान के ही हैं, राजस्थान से संबंधित हैं गुलाब चंद कटारिया। क्लासिकल डांस यहाँ की असम की सत्रिया है। और 8वां ये नवीनतम जो है क्लासिकल डांस है भारत की, नवीनतम क्लासिकल डांस है भारत की। यहाँ की जो नेशनल पार्क है दोस्तों बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और प्रत्येक एग्जाम में है। 6 पार्क आपको रट ही लेना है, बिल्कुल रट लेना है। पहला हो गया मानस, मानस नेशनल पार्क। दूसरा यहाँ पर हो गया रायमोना, दूसरा रायमोना हो गया। तीसरा जो यहाँ पर काजीरंगा हो गया, काजीरंगा हो गया। चौथा जो हो गया यहाँ पर नामेरी हो गया, चौथा नामेरी हो गया। पांचवा जो है ओरांग हो गया, पांचवा ओरांग हो गया। और छठा जो है देहिंग पटकई हो गया। मानस, रायमोना, काजीरंगा, नामेरी, ओरांग और देहिंग पटकई, ये सब नेशनल पार्क बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, याद रखना है इस बात का आपको। हाल ही में अभी दुर्लभ गोल्डन टाइगर भी मिला है, गोल्डन टाइगर, गोल्डन टाइगर ये प्रजाति कहाँ मिला है टाइगर की, तो ये काजीरंगा नेशनल पार्क में ही मिला है। और सत्रिया नृत्य का कलाकार कौन है, मुख्य स्थापत्य ही कह सकते हैं, तो ये शंकर देव हैं, शंकर देव बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है शंकर देव, आपको इस बात का ध्यान रखना है दोस्तों। चलते हैं प्रश्न नंबर, इस प्रश्न का राइट आंसर दोस्तों असम हो जाएगा। हमारा सिर्फ इतना प्रश्न था, एक प्रश्न से हम कम से कम 10-15 क्वेश्चन को डिस्कस कर रहे हैं ताकि आपको याद हो जाए। हाल ही में कामाख्या कॉरिडोर परियोजना की आधारशिला कहाँ रखी गई है, तो असम में। चलते हैं प्रश्न नंबर 6 की ओर। प्रश्न नंबर 6 है, हाल ही में एलोरा अजंता, प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न है हमारा, हाल ही में एलोरा अजंता अंतर्राष्ट्रीय महोत्सव 2024 का आयोजन कहाँ हुआ है। एलोरा कहाँ पर है दोस्तों, आप महाराष्ट्र जानते हैं, गुजरात गलत हो जाएगा, गोवा गलत हो जाएगा, महाराष्ट्र इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, केरल भी गलत है। ये महाराष्ट्र में अजंता अंतर्राष्ट्रीय, एलोरा अजंता अंतर्राष्ट्रीय महोत्सव 2024 का आयोजन हो जा रहा है। इसका ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या है दोस्तों, इसको समझते हैं। पहली बात तो आपको ध्यान रखना है कि ये महोत्सव 7 साल के लिए बंद कर दिया गया था। 2023 में इसका आयोजन पहली बार 7 साल के बाद हुआ है, 7 साल के बाद हुआ है पहली बार, और अभी 2024 में हो रहा है, मतलब चालू होने के बाद दोबारा हो रहा है, याद रखना है। महाराष्ट्र में कहाँ पर हो रहा है ये, तो संभाजी नगर में, संभाजी नगर में हो रहा है इसका आयोजन। और संभाजी का पुराना नाम औरंगाबाद है, इस बात का भी आपको ध्यान रखना है, संभाजी का पुराना नाम औरंगाबाद। महाराष्ट्र का जब क्वेश्चन आता है दोस्तों, तो यहाँ से कुछ क्वेश्चन हम बनते हैं, जैसे शिवाजी महोत्सव आपको ध्यान रखना है, शिवाजी महोत्सव हो गया या फिर गणेश उत्सव हो गया, इसकी शुरुआत किसने की है। अगर क्वेश्चन आता है तो बाल गंगाधर तिलक, और गीता रहस्य पुस्तक भी यही लिखे हैं, गीता रहस्य पुस्तक कौन लिखे हैं, तो यही लिखे हैं बाल गंगाधर तिलक। महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे, और राजधानी जो है यहाँ की मुंबई है। आपको ध्यान रखना है, अगर फोक डांस की बात आएगी, महाराष्ट्र के फोक डांस कौन है, महाराष्ट्र के फोक डांस कौन है, तो लावणी है, लावणी है। उसके बाद तमाशा है, तमाशा है, आपको याद रखना है। और एक के यहाँ पर लेजीम है, लेजीम, ये 3 है, 3 यहाँ के महत्वपूर्ण फोक डांस है, लावणी, तमाशा और लेजीम। यूपी के फोक डांस की बात करेंगे तो ये नौटंकी है, नौटंकी है, नागिन है, कजरी है, और चारकुला भी यूपी का ही है, चारकुला भी यूपी का ही है। याद आ गया इसलिए बता दिया दोस्तों, यूपी का कजरी, नौटंकी, नागिन और चारकुला, याद रखना है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रश्न होने वाला है दोस्तों, याद रखिएगा। यहाँ पर दोस्तों एलोरा शब्द आ गया है, इतिहास, इसका इतिहास देख लेते हैं एक बार दोस्तों। एलोरा में कैलाश मंदिर है, हर कोई जानता है कैलाश मंदिर है, और इसकी विशेषता यही है कि ये एक ही पत्थर को तराश करके बनाया गया है, एक ही पत्थर को। और किस वंश ने इसको बनाया था, तो राष्ट्रकूट, राष्ट्रकूट वंश के राजा कौन हैं, तो ये है कृष्ण फर्स्ट,
कृष्ण फर्स्ट राजा है और इन्होंने ही इस कैलाश मंदिर का बनाया है। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये कैलाश मंदिर दोस्तों। हमारा प्रश्न केवल सिर्फ इतना ही था दोस्तों यहाँ पर कि अजंता एलोरा अंतर्राष्ट्रीय महोत्सव 2024 का आयोजन कहाँ हुआ है, तो ये महाराष्ट्र में संभाजीनगर में। इस बात का आपको ध्यान रखना है। चलते हैं प्रश्न 7 की ओर। प्रश्न 7 है यहाँ पर, हाल ही में ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स में शामिल होने वाली पहली मेट्रो कौन है? चेन्नई मेट्रो पहला ही ऑप्शन सही है। कोची गलत है, कानपुर गलत है, पुणे भी गलत है। ये चेन्नई मेट्रो यहाँ पर शामिल हुआ है दोस्तों। किसमें हुआ है? ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स, इसको शॉर्ट में कहेंगे ओपन नेटवर्क, ONDC हम कहेंगे ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स में शामिल होने वाली। इसका फायदा क्या है शामिल होने का? तो फायदा यही है दोस्तों कि यहाँ पर टिकट जो है लेने ऑनलाइन ले सकते हैं हम। टिकट ऑनलाइन ले करके मेट्रो में हम बैठ सकते हैं, यही फायदा है इसका। यात्रियों की टिकटिंग सुविधा के लिए ये सेवा शुरू किया गया है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर क्वेश्चन आ जाता है यहाँ पर कि नमो भारत अभी चालू किया गया RRTS रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम कहाँ पर चालू किया गया दोस्तों? कहाँ पर किया गया? ये दिल्ली मेरठ गाजियाबाद, दिल्ली मेरठ गाजियाबाद शुरू किया गया है, याद रखना। और शाहिबाबाद में इसकी शुरुआत हुआ है। एक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रश्न है यहाँ पर। प्रश्न ये है दोस्तों आपसे कि अटल सेतु आपको हिमाचल प्रदेश नहीं मानना है। अटल सेतु कहाँ पर है? अगर क्वेश्चन आता है तो इसी महाराष्ट्र में है। ये किसको जोड़ता है? मुंबई या नई मुंबई को जोड़ता है। और समुंदर के ऊपर बनने वाला भारत का सबसे बड़ा पुल यही है अटल सेतु। इसकी लंबाई कितनी है? तो इसकी लंबाई 21.8 किलोमीटर है। मुंबई और नवी मुंबई को ये जोड़ेगा, याद रखना है आपको। मुंबई नवी मुंबई को जोड़ेगा। ये समुंदर में बना है दोस्तों, समुंदर में पुल बना है, नदी पर नहीं। नदी वाला अगर पुल पूछ देगा तो ये कौन सा है? तो ढोला सदिया है। ढोला सदिया पुल, जिसको भूपेन हजारिका पुल भी कहते हैं। और ये किस नदी पर है? तो लोहित नदी पर है, नॉर्थ ईस्ट में लोहित नदी पर है, याद रखना है आपको। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न हमारा था तो ये सेवा जो है शामिल होने वाली पहली मेट्रो कौन सी है? चेन्नई मेट्रो है, बिल्कुल सही है। चलते हैं प्रश्न 8 की ओर। प्रश्न 8 है, हाल ही में वरिष्ठ IAS अधिकारी राधा रतूड़ी किस राज्य की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश बनी है? मुख्य सचिव बनी है। हिमाचल प्रदेश गलत है, उत्तराखंड बिल्कुल सही है। उत्तर प्रदेश गलत है, राजस्थान भी गलत है। ये राधा रतूड़ी जो है ये IAS है दोस्तों, और ये मुख्य सचिव बनी है कहाँ की? अभी उत्तराखंड की बन चुकी है, इसलिए चर्चा में आई है, याद रखना। और ये उत्तराखंड की पहली महिला सचिव है। उत्तराखंड की पहली महिला सचिव राधा रतूड़ी है, इसीलिए राधा रतूड़ी जो है ये चर्चा में आई है। आपको ध्यान रखना है उत्तराखंड की राजधानी देहरादून है और ग्रीष्मकालीन राजधानी जो है गैरसैंण है। शीतकालीन राजधानी देहरादून, शीतकालीन दोनों में याद रखना है। ग से गैरसैंण, ग्रीष्मकालीन याद रखना है दोस्तों। उत्तराखंड की पहली महिला न्यायाधीश अभी हाल फिलहाल में 1-2 दिन पहले बनी है, तो ये है रितु बहरी। पहली महिला मुख्य न्यायाधीश है उत्तराखंड हाई कोर्ट की। CM यहाँ के पुष्कर धामी हैं और राज्यपाल जनरल गुरमीत सिंह है। इस बात का आपको ध्यान रखना है दोस्तों। चलते हैं प्रश्न नंबर 9 की ओर। प्रश्न हमारा 9 है, देश का पहला तांबे से बना राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को समर्पित बापू टावर कहाँ स्थापित किया गया है? बापू टावर से क्वेश्चन है। गांधीनगर, पटना, मुंबई, श्रीनगर। ये पटना में बनाया जा रहा है बापू टावर दोस्तों। ये पूर्णतः तांबे से बना है, कॉपर से बना है। ये बापू टावर कॉपर से बना है, इसीलिए चर्चा में आ चुका है दोस्तों। आपको इस बात का ध्यान रखना है। इसकी विशेषता यही होने वाली है कि जब कॉपर ऑक्सीजन प्लस नाइट्रोजन एनवायरनमेंट में
वातावरण में जब हवा तो ऑलरेडी होता है, ऑक्सीजन होता है, नाइट्रोजन होता है, इसके साथ जब रिएक्शन करेगा तो इस कॉपर का जो है रंग कैसा हो जाएगा, तो रेनबो आकार का रेनबो टाइप हो जाएगा, रेनबो रंग, इंद्रधनुषी रंग में परिवर्तित हो जाएगा। और रात में जो है इसका दृश्य जो है मनोरम होने वाला है, मनमोहक होने वाला है दृश्य, कोई भी व्यक्ति जा करके देख सकते हैं, बहुत ज़्यादा। इसकी विशेषता की बात करेंगे और दोस्तों तो ये 6 मंजिला है। बापू टावर जो बनाया जा रहा है ये 6 मंजिला है और 120 फीट ऊंचाई है इसकी। और किसका बना है, तांबे से बना है। और रात में कॉपर ऑक्सीजन नाइट्रोजन के साथ जब रिएक्शन करेगा ये तो रेनबो आकार की इसकी जो है रेनबो रंग में बदल जाएगा। हमारा प्रश्न केवल इतना ही था दोस्तों यहाँ पर कि पहला राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को समर्पित बापू टावर कहाँ स्थापित किया जा रहा है, तो ये पटना में, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। महात्मा गांधी की जब चर्चा आई है दोस्तों तो यहाँ पर और बिहार की आई है, तो आपको इस बात का भी ध्यान रखना है कि महात्मा गांधी बिहार में 1917 में गए थे, चंपारण सत्याग्रह, नील खेती के विद्रोह इन्होंने, और इनको बुलाने वाले कौन थे, तो राजकुमार शुक्ला के आवेदन पर ये गए थे। राजकुमार शुक्ला जो हैं ये बिहार के, इन्होंने ही गांधी जी को बुलाया था, इसलिए गांधी जी गए थे, याद रखना है इस बात का। और केसरे हिंद की उपाधि जो है गांधी जी ने क्यों त्यागा था, तो 1919 का जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद ही त्यागा था। कहीं ना कहीं से दुखी हो गए थे गांधी जी, इसीलिए त्याग दिया था। हमारा प्रश्न यही था, बापू टावर से ये पटना में बनाया जा रहा है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है 10 नंबर और अंतिम प्रश्न है इस क्लास का। हाल ही में आपदा चेतावनी डिवाइस नीतीश किसने लॉन्च किया है, झारखंड, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश या फिर बिहार। ये नीतीश कुमार हैं और इन्हीं के नाम पर जो है ये नीतीश डिवाइस भी है, नीतीश डिवाइस नाम रखा गया है। तो ये नीतीश डिवाइस है क्या दोस्तों, पहले तो हम इसका फुल फॉर्म देख लेते हैं। एन से होता है नोबल, और फिर यहाँ पर टी जो है, आई जो है इसे इनिशिएटिव हो जाएगा, टी से टेक्नोलॉजिकल हो जाएगा, और आई से क्या हो जाएगा दोस्तों, इंटरवेंशन फॉर सेफ्टी लाइफ, ए से सेफ्टी, और फिर ए से ह्यूमन हो जाएगा, ह्यूमन लाइफ। तो नीतीश का फुल फॉर्म होता है नोबल इनिशिएटिव टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशन फॉर सेफ्टी ऑफ ह्यूमन लाइफ। ये क्या है दोस्तों, आपको इस बात का ध्यान रखना है कि ये नीतीश डिवाइस कुछ नहीं है, एक लॉकेट की तरह है, समझिए। तो एक लॉकेट है, जैसे गले में सोने का चैन पहनते हैं उसी प्रकार से है। इसमें कुछ टेक्निकल जो है पार्ट्स इसमें लगाया जा रहा है, डिवाइस लगाया जा रहा है। ये किस लिए काम आएगा, तो ये आपातकाल के समय काम आएगा। जैसे हम कह सकते हैं कि बाढ़ आने वाला है या फिर भूकंप आने वाला है, ऐसी जो भी कुदरती आपदा हैं उससे पहले अगर आपने गला में पहना है इसको, तो इसमें अलार्म है दोस्तों, एक अलार्म है, अलार्म बज जाएगा। और दूसरी इसकी विशेषता क्या है, एक और इसकी विशेषता है, इसकी जो कलर है, कलर जो है ये ग्रीन से रेड हो जाएगा, इस डिवाइस का कलर ग्रीन से रेड हो जाएगा। कहीं ना कहीं एक तरह से हमें सिग्नल दे देगा कि आप जो है इस प्लेस को खाली कर दीजिए, जो है क्यों खाली कर दीजिए, क्योंकि आगे जो है यहाँ पर बाढ़ आने वाला है या फिर भूकंप आने वाला है। ये डिवाइस जो है बिहार सरकार ने अभी जो है दोस्तों ये लॉन्च किया है, बिहार सरकार ने, याद रखना इस बात का आपको। बिहार सरकार के जो दोस्तों ये राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण
इसी संस्था ने लॉन्च किया है। राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने इसको लॉन्च किया है। देखते हैं दोस्तों, ये जो डिवाइस है उत्तरी बिहार में हो सकता है ज़्यादा से ज़्यादा सफल हो, क्योंकि कोसी नदी से प्रतिवर्ष यहाँ पर बाढ़ आता है और बाढ़ के कारण जान माल का बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। तो अगर ये डिवाइस सफल हो जाती है तो उत्तरी बिहार की जो जनता हैं उनको काफ़ी ये फायदा होने वाला है। तो ये नीतीश डिवाइस लॉन्च किस सरकार ने किया है? तो बिहार, ये बिहार राइट आंसर है। दोस्तों, आपको वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक ज़रूर करना आप। उसके बाद आपको चैनल को शेयर करना है ताकि सभी का फ़ायदा हो। दूसरी बात जो है यहाँ पर दोस्तों, आपको चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए। प्रतिदिन आपको जो है करेंट अफेयर का एक एपिसोड मिलेगा। करेंट अफेयर आपको जो है पढ़ाया जाएगा एपिसोड के रूप में। कहीं ना कहीं ये घटना चक्र है, एपिसोड के रूप में पढ़ाया जाएगा। तो थैंक यू दोस्तों, आज का क्लास यहीं तक एंड करते हैं। थैंक यू दोस्तों।